नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 4 चरणों का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। अब लोकसभा चुनावों की जो उल्टी गिनती है वो चालू भी होने वाली है। रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना हुआ है अभी सियासी गलियारे में, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में एक जोश तो आया था, लेकिन जैसे स्वाति मालीवाल ने एक कंप्लेंट फाइल करी है उन्हीं के मुख्यमंत्री साहब के पीए को लेकर। अब जनता कैसे देखती है, उनके साथ जो अभद्रता हुई है, उसके बाद संजय सिंह का भी बयान आ गया है। विभव कुमार उनका नाम बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ जांच चालू हो गई है। अब जनता कैसे देखती है, जांच बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से अभी बाहर आए थे, आने के बाद प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल जो उनकी राज्यसभा सांसद है, उनके आरोपों को कैसे देखते हैं? अभी आम आदमी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है। सर देखिए, ये घटना जो हुई है स्वाति मालीवाल के साथ में, वो बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत ही विभत्स घटना है कि एक महिला राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवास के अंदर में मारा जाता है। और न सिर्फ मारा जाता है बल्कि मुख्यमंत्री के कहने पर मारा जाता है, ऐसा आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल ने, जिसको संजय सिंह ने भी ये तो कन्फर्म कर दिया है कि हाँ, उनके साथ में बदसलूकी हुई है। लेकिन मैं इस बात से स्तब्ध हूँ अभी तक कि आम आदमी पार्टी की या इंडिया अलायंस की भी मैं बात करूँ तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ में इतनी विभत्स घटना हुई, उसके साथ मारपीट हुई और ये लोग अभी भी अपने मुंह पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। विभव कुमार अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? कहाँ क्यों चुप है ये अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता क्यों चुप हैं अपनी ही पार्टी की एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ में इस घटना के ऊपर में? या आज इंडिया अलायंस में मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी क्यों चुप हैं, जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं? जब राधिका खेड़ा के साथ में बदतमीजी हुई तब भी वो चुप थी, जब स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई हुई है तब भी वो चुप हैं। तो ये लोग इस तरीके से महिला सुरक्षा देंगे जिसकी अपनी ही पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां अपनी ही पार्टी में महिलाओं के साथ बदतमीजियां हो रही हैं या उनको मारा जा रहा है, ये लोग महिला सुरक्षा कैसे देंगे? और किस बिना पर ये बातें कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और यहाँ से लेके हाथ रस तक ड्रामा करते हैं, लेकिन जहाँ अपनी ही पार्टियों के अंदर में ये सारी चीज़ें होती है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। मतलब बहुत ही निंदनीय और बहुत शर्मनाक घटना है ये। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक महिला राज्यसभा सांसद को इस तरीके से मुख्यमंत्री के पीए द्वारा पीटा जाए, वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर में। तो अगर ये घटना हुई है तो इसमें जाहिर सी बात है कि स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर मारा गया है, तो अगर ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुआ है और एक पीए की इतनी तो औकात नहीं हो सकती कि वो बिना किसी की सह के ऐसे हाथ छोड़ दे एक महिला के ऊपर में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की है। यही कारण है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुप है, जैसे सांप सूंघ गया है, और कोई भी उसमें बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, 10 गारंटियां देते हैं, कहते हैं कि पूरे देश के अंदर मुफ्त बिजली कर दी जाएगी और चीन ने जो चाइना ने हमारी जो जमीन को कब्जा लिया है उसको वापस दिलाएंगे। कैसे देखते हैं फिर इसको, बयान को? सर ये ना बहुत हास्यास्पद चीज है कि पूरे देश के अंदर में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला आदमी 10-10 गारंटियां देश में दे रहा है, और सीधे सीधे जिसकी औकात ये नहीं है कि दिल्ली में भी कुछ लिमिटेड अधिकारों के अलावा उसके पास में अधिकार नहीं है, वो शख्स चाइना से छुड़ा देगा। मतलब कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोल दे हैं। आज आप एक विपक्षी पार्टी का मुझे बता दीजिए जो पूर्ण बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही है। सबको अपना अस्तित्व बचाना है, सबको सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है, अपना अस्तित्व बचाना है, और इसी कारण से इन लोगों ने ये जो गठबंधन था ये जरूरी नहीं है, इनकी मजबूरी थी जो इन्होंने किया। और कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है आप बता दीजिए मुझे? पूरे देश में कांग्रेस 230 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ रही है बता दीजिए? दिल्ली के अंदर में 7 में से 4 सीटों पर लड़ रही है। आप अगर बंगाल के अंदर में बात करें तो गठबंधन ही नहीं हो पाया इनका। बिहार के अंदर में भी इन्होंने समझौता किया, हर जगह घुटने टेके हुए। कांग्रेस ने, जो देश की सबसे बीजेपी के बाद सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसे बोला जाता है, तो इन लोगों का अपना वजूद खत्म हो चुका है और ये सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए आज आ रहे हैं और कोई भी गारंटी देकर चले जा रहे हैं। इससे पहले आप बताइए ना किस हिसाब से दे देंगे, ये कहाँ से दे देंगे? आप सपा का बताइए जो पूरे देश में वादे कर रहे हैं कि पूरे देश में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर। सपा का वजूद उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ पर है मुझे बताइए? कहीं पर है क्या?
क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रों में, और जब सपा की सरकार थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य क्यों बना रखा था फिर? या दिल्ली के अंदर में 10 साल से केजरीवाल ने दिल्ली को गर्त में क्यों डाल दिया है फिर? दिल्ली के अंदर में ना तो आज 24 घंटे बिजली आती है, ना सड़कें ठीक है, नालियों का पानी सड़कों पर आया हुआ है, इतनी दुर्व्यवस्था है। स्कूलों का ये डंका पीटते हैं। मैं आपको इतने स्कूल बता दूंगा जहाँ पर जब सुबह सुबह लड़कियों का स्कूल जाने का टाइम होता है, जब छुट्टी का टाइम होता है, वहाँ पर सौदे घूम रहे होते हैं, कोई पीसीआर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बातें करते हैं? नहीं, लेकिन वो तो यही आरोप लगाते हैं ना कि मुख्यमंत्री साहब को तो जेल में डाल दिया, और वो भी कोई आरोप लगता नहीं है, शराब घोटाला कोई हुआ नहीं है, लोकतंत्र बचा नहीं है, देश में तानाशाही है, तो कहाँ से काम करेंगे जब सीएम साहब को भी अंदर डाल दिया जेल के? सर एक बात बताइए, सीएम साहब कब जेल में गए? 21 मार्च को। उससे पहले तो सीएम साहब बाहर ही थे, तब क्यों नहीं किया? पहली चीज। दूसरी चीज, शराब घोटाला अगर नहीं हुआ है तो ये अपने फ़ोन क्यों छुपा रहे हैं? इनको फ़ोन का पासवर्ड क्यों नहीं पता? इनका फ़ोन चोरी हो गया या खो गया, इनको ये कैसे नहीं पता? इन्होंने इतने ज़्यादा सिम्स क्यों बदले? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, राघव चड्ढा क्यों हिंदुस्तान से फरार है? इस पे सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं? क्यों कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा है सत्येंद्र जैन को या मनीष सिसोदिया को? और इनको भी जमानत दिया तो मुख्यमंत्री के तौर पर जमानत नहीं दिया है, कि प्रचारक के तौर पर जमानत दिया है, और 21 दिन बाद इनको सरेंडर करना है। तो ये औकात होकर आकर रह गई। ये तो इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं काम कर लिया सर? इससे पहले भी तो काम कर सकते थे ना, तब तो इनके पास में आजादी थी। देखो, हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये आए थे मुजरा बंद कराने, कोठा बंद कराने, और सिक्कों की खनक देखकर खुद घुंघरू बांधकर नाचने लग गए हैं। ये वो वाले लोग हैं। केजरीवाल साहब तो मतलब मैंने भारतीय राजनीति में उनसे बड़ा भ्रष्ट इंसान देखा ही नहीं, जिसने हर एक चीज में भ्रष्टाचार कर दिया। यहाँ तक कि अपने बच्चों की कसम भी खाकर मुकर गए, हर एक चीज से पलट गए, अपनी हर एक बात से पलट गए। अरे कहीं तो थोड़ा सा तो स्पाइन रखो यार, थोड़ी तो रीढ़ रखो। आपके अंदर तो स्पाइन ही खत्म हो चुका है कि आपने जो जो बातें बोली थी 2012-13 में, आज किसी एक सिंगल बात पे अगर आप खड़े हो, कोई भी आप यह बता दे कि अरविंद केजरीवाल अपनी उन बातों पर खड़ा है जो 12 और 13 में रामलीला मैदान से बोल रहा था या जंतर मंतर से बोल रहा था, उनमें से किसी एक सिंगल बात पर वो अपनी बात पर खड़ा हो तो मैं मान जाऊंगा। हर एक बात से मुकर गया अगला आदमी, हर एक बात से। तो ऐसे आदमी पे क्या भरोसा करोगे? दिल्ली को 10 सालों में मैं बता तो रहा हूँ आपको, गर्त में डाल दिया। आप देखिए ना, स्कूलों की मैं दिखाता हूँ, 10 स्कूल चमका देने से स्कूल नहीं होते। दिल्ली के अंदर में 10 स्कूल नहीं, हजारों स्कूल हैं। आपने 10 जो बढ़िया बढ़िया पहले से वो स्कूल वेल मेंटेन्ड थे, आप उन्हीं स्कूलों की विजिट करा देते हो। कभी आपने जाकर देखा लोकल कॉलोनियों का क्या बुरा हाल है? लोकल कॉलोनियों में डेली 3 से 4 घंटे, जो पहले नहीं जाती थी, शीला सरकार में नहीं जाती थी बिजलियां। बेशक कांग्रेस कितनी भी भ्रष्टाचारी थी, लेकिन शीला की गवर्नमेंट में, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में बिजली नहीं जाती थी ऐसे जैसे अब जा रही है। डेली रात को इस गर्मी में 2-2 घंटे के लिए बिजली का कट लग जा रहा है, दोपहरी में कट लग जा रहा है। तो पूरे देश में फ्री। मैं आपको कॉलोनियां बता दूंगा ऐसी जहां पर चलो, और मैं आपको प्रूव कर दूंगा। आपको वहां पर 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों घरों में मिलवा दूंगा जिनके यहाँ पर बिजलियां नहीं आ रही हैं, और अभी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप चल सकते हैं। जिसको भी ये भ्रम है, अब आप बात करोगे ना साहब कनॉट प्लेस का, कनॉट प्लेस में लाइट आज से 50 साल पहले भी नहीं जाती थी। समझ गए आप मेरी बात? आप बात करोगे लक्ष्मी नगर की, नहीं जाती। आप पॉश एरियो की बातें करोगे ना, वहां पर लाइटें नहीं जाती। आप कच्ची कॉलोनियों की बात करिए ना, आप कच्ची कॉलोनियों की बात करिए ना, तो आपको समझ में आएगा। आप कुछ भी हवा में, मैंने बोला ना कि आपने 10 स्कूल चमका दिया, आरकेपुरम में 1 स्कूल चमका दिया, लक्ष्मी नगर में 1 स्कूल चमका दिया, कनॉट प्लेस में 1 स्कूल चमका दिया। मानता हूँ 10 स्कूल चमका दिया। क्या दिल्ली में 10 ही स्कूल हैं? क्या हजारों स्कूल हैं? उनकी क्या कंडीशन है आज की डेट में? आप बहुत दूर मत जाइए। अरविंद केजरीवाल के घर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लांसर रोड स्कूल पड़ता है। वहां पर जाकर देखिए क्या स्थिति है बच्चों की, किस तरीके से। लांसर रोड, अब आपको यही नहीं पता ना, आप वहां से मत बोलिए, छोड़िए, मैं यहाँ पर बोलता हूँ। अगर है तो यहाँ पर आकर बात करिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे है गवर्नमेंट स्कूल, उसको लांसर रोड स्कूल बोला जाता है। गवर्नमेंट स्कूल है, उसका नाम लांसर रोड है, इसलिए उसको लांसर रोड स्कूल बोला जाता है। ठीक है, वहां पर जाकर देखिए बच्चों की क्या हालत है, कैसे बच्चे स्कूल टाइम में बाहर घूम रहे हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। तो आपने 10 स्कूल चमका दिए, हजारों स्कूलों को भूल गए। आपने कोई एक अस्पताल में, आज आप, मैं बता रहा हूँ, आप हिंदूराव हॉस्पिटल चले जाइए, एक बेड पे 3-3 लोग हैं। गायनी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर डिलीवरी के बाद में 3-3 महिलाएं बेचारी एक बेड पर हैं। ये स्थिति है। आप कहते हो आपने स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया,
मेडिकल बहुत अच्छा कर दिया। और मोहल्ला क्लिनिक में जितने घोटाले हुए वो तो आपको पता ही है। एक ही नंबर के ऊपर में 5-5 हजार टेस्ट हुए हैं एक ही नंबर पे, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। क्या नाम हो सर? मेरा नाम सुमित है। शुक्ला, सुमित जी इधर आइए। अभी तक 4 चरण का जो मतदान है वो किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 200 क्रॉस तो हमने अभी कर लिया है, और विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि मोदी जी ये जो 4 चरणों का चुनाव हुआ है इसी में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 के जो चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें 400 प्लस के नारे की बात इसलिए नहीं की जा रही है कि नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता में आएंगे। एक बदलाव का जो हवा चल रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका पूरा का पूरा देश में एक हवा है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है ना कि 200 क्रॉस नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी की सरकार चली गई। तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, लिखित में 270 आ चुकी है। 400 से ज्यादा सीटें नरेंद्र मोदी की आएगी। किसी के माई के बाप लाल की औकात नहीं है कि रोक सके। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है। दोबारा से हम सरकार में आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से ज्यादा में आ रहे हैं। जो बड़े फैसले लेने की नरेंद्र मोदी बात करते हैं ना, वो 100 दिन के अंदर लिए जाएंगे। अच्छा, वो बड़े फैसले कौन से? वो तो कह रहे हैं कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र पहले ही खत्म कर दिया है, तानाशाही देश के अंदर चल रही है, तो 400 लाके करना क्या है? सर, संविधान की वो बात करते हैं जिनके यहाँ खुद की संविधान डूबी पड़ी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा संविधान है कि परिवार के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। समाजवादी पार्टी में ऐसा संविधान है कि उनके परिवार के अलावा कोई नहीं आ सकता। आम आदमी पार्टी का एक ऐसा संविधान है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और नेता ही नहीं है कि लायक हो कि वो कुछ बन सकता है। ठीक है, पर भाजपा में एक ऐसा संविधान है कि नरेंद्र मोदी हैं, कल कौन होगा कोई नाम नहीं बता सकता। ठीक है, परसों कौन होगा कोई नहीं बता सकता। वो संविधान की रक्षा की करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत के संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किए। वो संविधान की बात कर रहे हैं जो 1975 में देश में लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लगाते हैं। और वो संविधान की बात कर रहे हैं जो 5 सालों में 13 राज्यों की सरकारें गिरा देते हैं राष्ट्रपति शासन लगा के। नरेंद्र मोदी की सरकार में आप बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो 10 सालों में कभी नरेंद्र मोदी ने वहां पर सरकार गिराई हुई है? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने कब आपातकाल लगाया या संविधान में ऐसा कौन सा बदलाव किया? नरेंद्र मोदी तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब चाहते थे कि इस देश में सीए लागू हो, गांधी जी चाहते थे कि इस देश में सीए लागू हो, तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अंबेडकर जी चाहते थे कि 370 कभी भी जम्मू कश्मीर में ना लगे। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी ने किया। ये सपने जो थे गांधी और अंबेडकर के थे, जिसको नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। पर इन्होंने क्या किया? क्या गांधी जी का सपना था कि इस देश में वक्फ बोर्ड बनाने का? क्या महात्मा गांधी का सपना था कि इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने का? या गांधी जी का सपना था कि इस देश में सब्सिडी या 700 से ज्यादा माइनॉरिटी कमीशन बनाने का? ये सारे सपने किसके थे? गांधी परिवार और नेहरू के। वो सारे सपने थोपे गए और एक संविधान के रक्षा की बात कर रहे हैं। क्यों उनके सपने क्यों नजर आते हैं तुम्हें? वो तो कहते हैं कि हमारे परिवार ने तो देश के लिए कुर्बानियां दी है, हमने तो आजादी दिलवाई है देश को। सर, कुर्बानी अगर उनके परिवारों ने दी है तो बाकी जो देश की लड़ाई चल रही थी आजादी की, तो बाकी सब कहाँ घर में बैठे हुए थे? हमारे जो दादा परदादा और उनके पूर्वज वो कहाँ पर थे? मतलब इसका मतलब कि गांधी परिवार मतलब एक ही 2 ही बंदे इस देश में लड़ रहे थे। बाकी सड़कों पे जब भगत सिंह को फांसी लगाई जा रही थी वो लड़ाई नहीं थी। बाकी जो लाला लाजपत पे लाठी चली वो कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी। दिक्कत यहाँ पर है कि चमचों को ये लगने लगा है कि आजादी दिलाई तो दिलाई नेहरू ने दिलाई। आपकी ये सबसे बड़ी भूल है कि आजादी दिलाई तो नेहरू ने दिलाई। आजादी दी है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर लिया है लड़ाई, सबने मिलकर लिया है। और इस देश में 140 करोड़ जनता का हक है। और नरेंद्र मोदी जिस संविधान की बात करते हैं वो 140 करोड़ जनता और बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया हुआ है।